नमस्कार दोस्तों। तो आज से मैं आपको एक पेडागोजी और साइकोलॉजी की एक कंबाइंड सीरीज लेके आऊँगा, जिसमें आपको मनोविज्ञान और पेडागोजी के कुछ डेली 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जाएंगे, जो कि सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपको रहेंगे। तो चलिए आज से शुरू करते हैं इस पेडागोजी सीरीज़ को, जिसमें साइकोलॉजी और आपको पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो कि सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, और इसकी पीडीएफ है वो भी मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप इसको और डाउनलोड भी कर सकते हो और पढ़ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। देखो बेटा, पहला क्वेश्चन है रेपा, REPA। पहला क्वेश्चन है आपके पास में, रेपा। रेपा का फुल फॉर्म पूछा गया है कि भाई रेपा का फुल फॉर्म क्या होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रेपा। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, चाहे वो रीट हो या कोई सा भी टीचिंग एग्जाम हो। उस दृष्टिकोण से ये वाला क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो रेपा का फुल फॉर्म क्या होता है? राइट टू एजुकेशन प्रोटेक्शन एक्ट, राइट टू एजुकेशन प्रोटेक्शन अथॉरिटी, राष्ट्रीय एजुकेशन प्रोटेक्शन एक्ट, या फिर राष्ट्रीय एजुकेशन प्रोटेक्शन अथॉरिटी। तो क्या फुल फॉर्म होगा इसका, एक बार आप देखिएगा, आपको कौन सा सही ऑप्शन लग रहा है कमेंट कीजिएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, रेपा का फुल फॉर्म होता है राइट टू प्रोटेक्शन, राइट टू एजुकेशन प्रोटेक्शन एक्ट, राइट टू एजुकेशन प्रोटेक्शन एक्ट। देखो बेटा, ये जो रेपा है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जो राइट टू एजुकेशन प्रोटेक्शन एक्ट जो है ना, ये आरटीई को, जो आरटीई 2009 बना था, इसको आरटीई 2009 ठीक प्रकार से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, इस बात की मॉनिटरिंग के लिए क्या बनाया गया था। तो इस बात को मॉनिटर करने के लिए अपना रेपा का निर्माण किया गया था, जो कि आरटीई को ठीक प्रकार से क्रियान्वयन, उसकी मॉनिटरिंग करना। तो इन सब चीज़ों को कि भाई आरटीई ठीक प्रकार से हर स्टेट में लागू हुआ है या नहीं हुआ, उसका ठीक से क्रियान्वयन हो रहा है अथवा नहीं हो रहा, तो इस चीज़ की देख रेख के लिए रेपा का निर्माण किया गया था। तो रेपा एक अथॉरिटी है जो कि आरटीई के वर्किंग प्रोसीजर को मॉनिटर करती है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपका दूसरा क्वेश्चन है आनुवांशिक लक्षण। आनुवांशिक लक्षण जीन द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, और जीन कई प्रकार के हो सकते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन बेटा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और लास्ट टाइम रीट के मेंस में भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, उसका आंसर एल था। आप देख सकते हो रीट मेंस एग्जाम्स में ऐसा ही एक क्वेश्चन था। तो ध्यान से समझना बेटा, आनुवांशिक लक्षण के द्वारा निर्धारित किए जाते कई प्रकार के हो सकते हैं, इन्हें जीन कहते हैं। आप ध्यान से समझना बेटा, जैसा आप जानते हो कि आपको मैं बता दूं, मेल और फीमेल में कितने पेयर, कितने जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो 21 जोड़ी क्रोमोसोम्स मेल और फीमेल के अंतर्गत पाए जाते हैं। इसके बारे में मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा, आप ध्यान से समझना बेटा, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगी ये क्लास आपके लिए। तो देखो, जो जैसे मैंने बना दिया एक जोड़ा मेल का, एक जोड़ा फीमेल का, इस प्रकार से जो 21वें नंबर तक का जोड़ा रहेगा, जो 20वें नंबर तक का जोड़ा रहेगा, सॉरी इसमें मिस्टेक हो गई बेटा, थोड़ा सा इसको ठीक कीजिएगा। 21 जोड़ी पेयर नहीं होते, थोड़ा मिस्टेक हो गई। 21 जोड़ी पेयर नहीं होके इसमें पेयर होते हैं 23 जोड़ी। कितने पेयर्स होते हैं बेटा? मेल फीमेल के अंतर्गत 23 जोड़ी, या टोटल कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मेल फीमेल के अंतर्गत, तो इनके अंतर्गत 23 जोड़ी गुणसूत्र या 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, और इन 46 क्रोमोसोम्स को 23 जोड़े के अंतर्गत दिखाए जाते हैं। तो जो पहले के जो 21 जोड़े हैं, पहले के जो 22 जोड़े जिनको आप कहोगे, जो 22वें नंबर तक के जोड़े हैं ना, 22वें नंबर तक के जोड़े मेल और फीमेल दोनों में एक समान होते हैं, इसलिए इनका नाम होता है ऑटोजोम। ऑटो का मतलब होता है एक समान या एक समान गुणसूत्र। और जो लास्टवें नंबर का पेयर होता है, वो मेल के पास तो होता है बेटा XY, मेल के पास रहता है आपका कौन सा, मेल के पास रहता है 23वें नंबर का जो जोड़ा रहता है, वो मेल के पास XY होता है, और फीमेल के पास में XX होता है। जो 23rd पेयर है, इसी पेयर को कहा जाता है सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम, क्योंकि यही वाला जो गुणसूत्र होता है वो मेल बेबी या फीमेल बेबी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस प्रकार से मेल में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, और फीमेल में भी 23 जोड़ी गुणसूत्र, जिसमें 22वें नंबर के जो गुणसूत्र होते हैं उन्हें ऑटोजोम या एक समान गुणसूत्र कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों एक समान या फिर आपकी बॉडी की स्ट्रक्चर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा जो आपका 23वीं जोड़ा गुणसूत्र आता है, या 23वीं जोड़ा जो गुणसूत्र होता है, वो मेल के अंतर्गत तो XY होता है, बट फीमेल के अंतर्गत XX होता है। और यही वाला क्रोमोसोम को आप सेक्स क्रोमोसोम बोलोगे, क्योंकि ये मेल के लिए या फीमेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसमें क्वेश्चन, अब आगे आप इसको समझिएगा थोड़ा सा। इसमें क्वेश्चन था कि आनुवांशिक लक्षण एक जीन के द्वारा
एक जीन के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो एक मिनट आप इसको ठीक से समझो, फिर आपको इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। जैसे मैं आपको एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बना के बताता हूँ। ये एक मान के चलो एक एक्स क्रोमोसोम्स है, इसका मैंने स्ट्रक्चर बना दिया। अगर इस एक्स क्रोमोसोम को ऐसे करके खोला जाएगा या फिर और भी आप इसको ओपन करोगे तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखेगा। ये जो संरचना है इसको कहा जाता है गुणसूत्र। ये जो संरचना है बेटा इसको कहा जाता है गुणसूत्र या क्रोमोसोम। इसके अलावा अगर आप इसको इस प्रकार से पलाओगे ना बेटा, निकालोगे, तो ये जो वाली संरचना है इसको कहोगे डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है। हो सकता है कुछ मिस्टेक्स हो जाए क्योंकि बायोलॉजी की ये टर्म है बेटा। तो गुणसूत्र को अगर आप इस प्रकार से निकालोगे ना, इसको ऐसे पकड़ के खींच दोगे ना, तो आपको डीएनए मिलेगा। एक प्रकार से गुणसूत्र के बारे में आप पढ़ना तो लिखा रहेगा डीएनए का जो कंसोलिडेट फॉर्म होता है। डीएनए को जब आप कलेक्ट करते हो तो गुणसूत्र का निर्माण होता है। जब एक डीएनए के पास में 4 इस प्रकार के बेस होते हैं जिसको आप जीन कहोगे, या आप कह सकते हो डीएनए के ऊपर क्या होते हैं बेटा, डीएनए के ऊपर जीन होते हैं। और ये जो जीन होते हैं ना, वही आपके आनुवांशिक लक्षणों के वाहक होते हैं। आनुवांशिक लक्षण मतलब जो लक्षण आपके माता पिता में है, जैसे आपके पेरेंट्स की हाइट ज्यादा है तो जो हाइट वाला जो कैरेक्टरिस्टिक है तो वो जीन के द्वारा ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में परिवहन होता है या उसको ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भेजने का काम किसका होता है बेटा, तो वो जीन का होता है। और जीन के ऊपर ही लक्षण होते हैं, जीन के ऊपर ही कुछ आनुवांशिक लक्षण होते हैं। अब जीन के पास में जीन का भी एक जोड़ा होता है जिसको कहा जाता है एलेल। जीन का एक जोड़ा होता है जिसको एलिल कहा जाएगा बेटा। याद रखना, जीन के एक जोड़े को क्या कहा जाता है, एलिल कहा जाता है। जैसे मैं आपको थोड़ा यहां समझाता हूं। जैसे मान के चलो ये एक मैंने जीन की संरचना बना दी। सपोज दैट ऐसा नहीं होता, ये जीन के ऊपर ये 2 प्रकार के एलिल हो सकते हैं। अब एलिल का मतलब होगा क्या, थोड़ा ध्यान से समझो बेटा, एलिल का मतलब होता क्या है। जैसे जीन के पास लक्षण है कि भाई हाइट का लक्षण है कि भाई हाइट को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बहन करेगा। तो इसके पास 2 लक्षण रहेंगे, एक तो बहुत ज्यादा हाइट वाला रहेगा और एक कम हाइट वाला रहेगा। तो जो आपका डोमिनेंट रहता है वही नेक्स्ट पीढ़ी में फॉरवर्ड हो जाता है। तो जीन पर एक विशेष जोड़ा होता है जिसको एलिल कहा जाता है। तो क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में आपका है कि आनुवांशिक लक्षण जिनको जीन द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और एक जीन पर कई प्रकार के हो सकते हैं, तो उसको कहा जाता है बेटा एलिल्स कहा जाता है। ये मैं गुणसूत्र के बारे में आपको बता दिया था कि जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र को आप ओपन करोगे तो आपको डीएनए मिलेगा, डीएनए को ओपन कर और एक्सपेंड करोगे तो जीन मिलेगा, और जीन पे कई प्रकार के एलिल हो सकते हैं। जीन पे जैसे एक ज्यादा हाइट वाला एलिल और एक कम हाइट वाला एलिल, तो दोनों यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। तो जीन का एक विशेष जोड़ा होता है जिसको एलिल कहा जाता है। तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। अमेरिका मनोवैज्ञानिक केरल गिलिगन द्वारा की गई आलोचना के अनुसार कोलबर्ग के सिद्धांत ने किसकी उपेक्षा की। बहुत महत्वपूर्ण थ्योरी हो जाती है। मैं आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से पूरी थ्योरी को समझाने की कोशिश करूंगा। देखो बेटा, तो इस थ्योरी में क्या है, मैं आपको पहले कोलबर्ग की थ्योरी के बारे में थोड़ा बता देता हूं। कोलबर्ग जो था, उन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जो कि विकास वाले चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, नैतिक विकास का सिद्धांत। कोलबर्ग ने किसका प्रतिपादित किया था, तो बेटा इन्होंने मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी कि बच्चों में नैतिकता या फिर सही गलत का विकास किस प्रकार से होता है। तो इन्होंने ओवरऑल मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया, तो इसका जो प्रतिपादक है वो थे कोलबर्ग। कोहलबर्ग इसके प्रतिपादक थे। और ये जो थ्योरी इंस्पायर थी ना, ये जीन प्याजे की थ्योरी से इंस्पायर थी बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। ये थ्योरी किससे इंस्पायर थी, तो जो नैतिक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन, सबसे पहला जो नैतिक विकास की थ्योरी दी थी ना, वो जीन प्याजे के द्वारा दी गई थी। फर्स्ट जो आपकी बात करें तो मोरल डेवलपमेंट की जो फर्स्ट थ्योरी का प्रतिपादन जीन प्याजे ने किया था, और उनसे इंस्पायर होकर कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो पहले आ जाती है भाई नैतिकता होती क्या है, इस थ्योरी को समझ लेते हैं थोड़ा। नैतिकता क्या है, तो नैतिकता का मतलब होता है सही एवं गलत में पहचान करना, सही गलत के बारे में पहचान करना कि सही गलत क्या होता है, इसके बारे में पहचान करना ही आपकी क्या कहलाती है, नैतिकता कहलाती है। चलो एक कहानी बताता हूं जो कि काफी फेमस कहानी है, हिंज की। हिंज की कहानी मेनली पूछा जाता है कि हिंज की कहानी किस सिद्धांत से कनेक्टेड है, तो हिंज की कहानी है नैतिक विकास के सिद्धांत में। हिंज की कहानी में क्या होता है, हिंज एक मैन रहता है जिसकी जो वाइफ रहती है वो काफी ज्यादा बीमार होती है और हॉस्पिटल में एडमिट होती है। तो डॉक्टर कहता है, एक स्पेसिफिक टेबलेट उसको सजेस्ट करता है या फिर एक स्पेसिफिक दवाई के बारे में कहता है कि आप जाओ यहाँ से इस केमिस्ट की शॉप से ये दवाई लेके आ जाओ। मैं थोड़ा जल्दी बताने की कोशिश करूंगा क्योंकि ये क्वेश्चंस की सीरीज है, यहाँ पे मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस संक्षिप्त में सारी चीजें आपको समझा दूंगा। तो इसके बाद में हिंज उस केमिस्ट के पास जाता है, उससे कहता है कि भाई मुझे ये दवाई चाहिए।
बट उस दवाई का प्राइस जो केमिस्ट रहता है वो काफी ज्यादा बहुत ज्यादा तय करता है, इस वजह से हिंज उसको परचेस नहीं कर पाता। अब हिंज के पास दो ऑप्शंस बचते हैं, या तो वो उस दवाई को चोरी कर ले या अपनी वाइफ को मरने दे। तो हिंज क्या करता है, रात में जाता है और उस दवाई को चोरी कर लेता है और इस प्रकार वो अपनी वाइफ की जान को बचा लेता है। तो फिर इस जो कोलबर्ग थे, इस कहानी को बच्चों को सुनाकर कोलबर्ग ने अलग अलग बच्चों से क्वेश्चंस पूछा कि बताओ बेटा उस जो हिंज ने ठीक किया या सही किया या गलत किया। तो हर बच्चों के जो लेवल रहता है, छोटे बच्चों का आंसर कुछ और आया, उनसे बड़े बच्चों का कुछ और आया। तो इस प्रकार से उन्होंने जो आंसर के बेस्ड पर कि बच्चों ने किस प्रकार से सोचा है, उस तर्क के बेस्ड पर, उस सोचने के पीछे तर्क क्या लगाया, उसके आधार पर इस थ्योरी का प्रतिपादन किया था। तो इसमें कुछ फिक्स शब्दों की अपन डिस्कशन कर लेते हैं। नैतिकता, सही गलत का पहचान करना। एक रहता है बेटा इसमें नैतिक दुविधा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोरल डिलेमा। जब आप इसको बोलोगे नैतिक दुविधा, अब नैतिक दुविधा क्या होती है, या इसको कहोगे मोरल डिलेमा। मोरल डिलेमा का मतलब होता है बेटा, मोरल डिलेमा का मतलब होता है जब आपको किसी एक चीज को चयन करना हो, जब आपको किसी एक चीज के बारे में डिसाइड करना हो, वहां पे आप मोरल डिलेमा में चले जाते हैं, सही गलत के बीच डिसाइड करना होता है। जैसे हिंज वहां पे मोरल डिलेमा में था, मैं चोरी करूं या अपनी वाइफ की जान को बचाऊं, तो वो एक प्रकार की मोरल डिलेमा। एग्जाम्पल के तौर पर आप एक मोरल डिलेमा का एग्जाम्पल देता हूं कि आपकी फैमिली में कोई काफी ज्यादा बीमार है और आप उसको हॉस्पिटल की ओर ले जा रहे हो, बट बीच में ट्रैफिक सिग्नल पड़ा और ट्रैफिक पर रेड सिग्नल हो रहा था, बट आपका जो फैमिली मेंबर से उसकी सिचुएशंस काफी ज्यादा क्रिटिकल थी। अब वहां पे आपके पास दो ऑप्शंस रहेंगे, या तो आप ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ो या वहां पे आप वेट करो। तो यहाँ पे आप एक दुविधा में फंस गए ना कि मुझे क्या करना चाहिए। समझ में आ रहा है ना आपको, ये एक प्रकार की दुविधा आपके सामने आज आ गई है, तो उसको बोलोगे आप मोरल डिलेमा। जैसे एक एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूं, जैसे कि आपकी लाइफ में आपका कोई लाइफ पार्टनर है जिससे आप लव मैरिज करना चाहते हो, बट आपके घर वाले कहते हैं कि नहीं आप लव मैरिज, बट जो आपका लाइफ पार्टनर है वो आपके साथ काफी लंबे समय से है, उसने आपका काफी सपोर्ट किया आपके करियर को क्रिएट करने में। जब आपका करियर सेट हो गया उसके बाद में आप अपने घर वालों से बोलते हो कि मैं इस स्पेसिफिक व्यक्ति से शादी करना चाहता हूं, बट आपके घर वाले मना कर रहे हैं। घर वाले बोलेंगे कि आप उससे शादी नहीं करेगा, जो तू शादी करेगा या करेगी वो हमारे पसंद से करेंगे, अगर आप तूने ऐसा नहीं किया तो हम अपनी जान दे देंगे। तो एक तरफ आप आपके फैमिली वाले हैं और दूसरी तरफ आप जिससे शादी करना चाहते हो वो व्यक्ति है। तो वो कैसी सिचुएशंस आ गई बेटा, तो वो एक डिलेमा, दुविधा की सिचुएशंस आ जाती है। तो वो जो एक स्पेसिफिक सिचुएशंस में, परिस्थिति में आप फंसते हो, उसे कहा जाता है मोरल डिलेमा। जब आप मोरल डिलेमा में आते हो तो उससे बाहर निकलने के लिए बेटा आप क्या लगाते हो, तर्क लगाते हो, और उस तर्क को कहा जाता है नैतिक तर्क। उस तर्क को बोला जाता है नैतिक तर्क। क्या बोला जाता है बेटा, नैतिक तर्क या मोरल रीजनिंग। उस चीज को कहा जाएगा मोरल रीजनिंग, उसको कहा जाएगा मोरल रीजनिंग। और ये मोरल रीजनिंग है ना, ये आपके संज्ञान की, आपका दिमाग कितना डेवलप्ड हुआ है उस पर डिपेंड कर देगी। तो ये किस पे डिपेंड करती है बेटा, ये आपके संज्ञान पर डिपेंड करती है। संज्ञान मतलब आपके दिमाग पर डिपेंड करेगी कि आप मेंटली कितने मैच्योर हो। अगर आप इमेच्योर रहोगे तो उस प्रकार का बिहेव करोगे, अगर आप मैच्योर रहोगे तो एक ठीक प्रकार का लॉजिक निकालोगे। तो ये नैतिक तर्क, नैतिक दुविधा, और ये आपका संज्ञान इंपॉर्टेंट है। संज्ञान पे आपके नैतिक तर्क डिवाइड करती है। तो इसके आधार पर इन्होंने अपनी थ्योरी की बताएं, तो इन्होंने अपनी थ्योरी में इस तरीके से 3 लेवल का डिस्कशन किया था, और इन 3 लेवल को इन्होंने 6 स्टेज में बांट दिया। 3 लेवल और 6 स्टेज की इन्होंने बात की थी। मैं जल्दी से आपको ये लिखवा देता हूं 3 लेवल कौन कौन से। पहला लेवल आपका रहेगा प्री कन्वेंशनल लेवल, प्री कन्वेंशनल लेवल। प्री कन्वेंशनल लेवल के अंतर्गत 2 स्टेजेस आएगी। पहली जो आपकी स्टेज रहेगी वो रहेगी आपकी कौन सी बेटा, वो रहेगी पनिशमेंट, ओबीडियंस वर्सेस पनिशमेंट ओरिएंटेशन, पनिशमेंट ओरिएंटेशन। जो दूसरी स्टेज रहेगी वो रहेगी आपका, जो दूसरी स्टेज रहेगी वो रहेगी इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन। इस प्रकार इसमें टोटल 3 लेवल होते हैं, और इन लेवल के अंतर्गत कितनी स्टेज होते हैं, तो प्रत्येक लेवल में 2 स्टेज होते हैं। ज़्यादा डिटेल्ड में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि एक सीरीज है, यहाँ पे कोई डिटेल्ड पेडागोजी का एक बेच या फिर एक वो क्लास नहीं चल रही है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद में इस थ्योरी की जो आलोचना है उससे रिलेटेड क्वेश्चन था, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इनकी जो एक शिष्य थी जिसका नाम था कैरल गिलिगन, कैरल गिलिगन इंपॉर्टेंट नाम है बेटा ये। कैरल गिलिगन किसकी शिष्य थी, तो कोलबर्ग की शिष्य थी जिसका नाम था कैरल गिलिगन ने इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया था। किस बेसिस पे क्रिटिसाइज किया था कि भाई जो इन्होंने जो सैंपल लिए, तो मेनली इस प्रयोग को करने के लिए जो ज्यादातर सैंपल लिए थे वो बॉयज के सैंपल लिए थे, बॉयज के सैंपल लिए थे। इसका मतलब जो ये थ्योरी है वो बायसनेस आ गई, मतलब इस थ्योरी में बायस्ड आ गई। बायस्ड का मतलब होता है एक और झुका होना, ये थ्योरी एक और झुकी हो गई क्योंकि इसमें फीमेल की
मोरालिटी को देखा ही नहीं गया, ओवरऑल इस थ्योरी को डिसाइड कर दिया गया मैन की मोरालिटी के बेस्ड पे। तो इनके जो सैंपल थे वो बाइज्ड सैंपल थे, इन्होंने केवल बॉयज के सैंपल लिए। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन था बेटा देखो, अब केरल गिलिगन द्वारा की गई आलोचना के अनुसार कोलबर्ग की सिद्धांत ने किसकी उपेक्षा की? लड़कियों की नैतिकता विकास के विशिष्ट प्रतिरूप की, भाई लड़कियों में नैतिकता किस प्रकार से डिसाइड होती है उसकी उपेक्षा की। लड़कों की नैतिक विकास की प्रतिष्ठा मतलब जो लड़कों के मोरालिटी की उपेक्षा की गई है। तीसरा है सामाजिक विकास का प्रतिरूप, तो सामाजिक विकास का तो ये सिद्धांत ही नहीं है, तो नैतिक विकास का सिद्धांत है। पर्यावरणीय विकास की बात नहीं की गई क्योंकि यहाँ पे नैतिकता के सिद्धांत की चर्चा अपन कर रहे थे। तो पहला ऑप्शन आपका सही रहेगा क्योंकि यहाँ पे इन्होंने लड़कियों की नैतिकता को इग्नोर्ड किया था, कि लड़कियों की नैतिकता को इन्होंने नहीं देखा क्योंकि लड़कियों के सैंपल इन्होंने नहीं लिए। इस प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए बेटा क्या इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बुनियादी शिक्षा बेसिक एजुकेशन का विचार किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है पेडागोजी और साइकोलॉजी के दृष्टिकोण से कि बुनियादी शिक्षा का प्रसार या फिर बेसिक एजुकेशंस के बारे में किसने कहा था? बेसिक एजुकेशंस का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो जो बेटा ये बेसिक एजुकेशंस का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। बहुत महत्वपूर्ण है। बुनियादी शिक्षा के बारे में किसने बताया? महात्मा गांधी ने कहा कि भाई बेसिक एजुकेशन मिलना चाहिए। बेसिक एजुकेशन का मतलब है कि एक ऐसी शिक्षा व्यक्ति को प्रोवाइड की जाए जो उसके जीवन से जुड़ी हो, जीवन से जुड़ी हो। ऐसी शिक्षा प्रोवाइड की जाए जो व्यवहारिक हो। व्यवहारिक मतलब अगर वो एजुकेशन प्राप्त कर रहा है तो उसको रोजगार मिले। ओवरऑल स्किल्स कौशल की शिक्षा पे काम किया गया था कि ऐसी शिक्षा बच्चे को प्रोवाइड कराओ जिससे वो बच्चा क्या कर सके बेटा, कुछ स्किल्स गेन कर सके, अपने दैनिक जीवन में कुछ काम कर सके। सिर्फ थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन होना चाहिए। इसलिए इन्होंने बेसिक एजुकेशन की बात किसने की? तो महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। जॉन ड्यूवी की बात करें तो जॉन ड्यूवी को प्रगतिशील शिक्षा का जनक कहा जाता है। चारों ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे, इनको प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है? तो बेटा जॉन ड्यूवी को प्रगतिशील शिक्षा के जनक कहा जाता है। इसके अलावा जॉन ड्यूवी की और बात बता देता हूं, तो जॉन ड्यूवी ने कहा था, इन्होंने लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट दिया था। लर्निंग बाय डूइंग का मतलब होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को कोई भी चीज अगर वो सीख रहा है तो कर करके सीखे। ये कॉन्सेप्ट भी जॉन ड्यूवी का था। एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूं, 3H का कॉन्सेप्ट। 3H का कॉन्सेप्ट मतलब शिक्षा को 3H से जोड़कर देखना चाहिए। जैसे 3H में आएगा आपका हेड के बाद आपका हार्ट और हार्ट के बाद में आपका हैंड। तो जो 3H का कॉन्सेप्ट है कि एजुकेशन से आपको 3 तरीके से कनेक्ट करके होना चाहिए। हेड मतलब कॉग्निटिव, संज्ञान के तौर पे। हार्ट मतलब दिल से, अफेक्टिव डोमेन जिसको कहोगे ब्लूम टेक्सोनोमी के अकॉर्डिंग। और हैंड मतलब आप एजुकेशन कैसे प्राप्त करो, करके। तो ओवरऑल एक बच्चे के संपूर्ण विकास की बात इन्होंने की थी। आपको सिर्फ 3 बातें याद रखना है। जॉन ड्यूवी ने लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट दिया, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को कर करके सीखना चाहिए। इसके बाद इनको प्रगतिशील शिक्षा मतलब एजुकेशन में प्रोग्रेशन लाना चाहिए। प्रोग्रेसिव शिक्षा या प्रगतिशील शिक्षा का मतलब है कि शिक्षा के केंद्र में बच्चे को रखना चाहिए। बच्चा एक्टिविटी करके कोई एजुकेशन प्राप्त कर रहा हो, बच्चा कर करके सीखता हो। इसके बाद इन्होंने 3H का कॉन्सेप्ट दिया, बच्चे को हेड, हार्ट और हैंड की शिक्षा प्राप्त होना चाहिए। जीन पियाजे की अगर बात करें तो जीन पियाजे के बारे में मैं आपको बता देता हूं। जीन पियाजे ने संज्ञान के विकास पे काम किया था, तो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसमें इनके सिद्धांत में 4 स्टेजेस थे। इसके बाद बात करें रविंद्रनाथ टैगोर, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके प्रगतिशील शिक्षा से जुड़े हुए व्यक्ति है। इनको भारत में प्रगतिशील शिक्षा का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत में प्रोग्रेसिव एजुकेशन का जनक कौन है, तो भारत में प्रगतिशील शिक्षा के जनक है बेटा आपके रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये इस प्रकार से मैंने 4 ऑप्शंस को डिटेल्ड में आपको क्या कर दिया बेटा, एक्सप्लेन कर दिया है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, पहला मनोवैज्ञानिक कौन था जिसने मानसिक क्रियाओं के संदर्भ में बुद्धि की अवधारणाओं को औपचारिक रूप से देने का प्रयास किया? ओवरऑल ये है कि सबसे पहले बुद्धि पे स्टडी किसने किया, सबसे पहले बुद्धि पर सिस्टमेटिक अध्ययन करने का श्रेय किसको जाता है? तो देखो बेटा, पहला ऑप्शन से अल्फ्रेड बिने, दूसरा जेफी गिलफोर्ड, तीसरा चार्ल्स स्पीयरमैन और चौथा है हार्वर्ड गार्डनर। तो आपको भी पता है कि सबसे पहले जो बुद्धि पर, इंटेलिजेंसी पर, सबसे पहले बुद्धि पर या इंटेलिजेंस पर जो एक व्यवस्थित अध्ययन का श्रेय जाता है या एक सिस्टमेटिक अध्ययन का श्रेय किसको जाता है? सबसे पहले अल्फ्रेड बिने के द्वारा। सबसे पहले अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि का अध्ययन किया था। सबसे पहले जो सिस्टमेटिक अध्ययन किसने किया? तो अल्फ्रेड बिने के द्वारा किया गया था। इन्होंने 1905 में इन्होंने आपका एक पहला इंटेलिजेंस टेस्ट भी दिया था। पहला बुद्धि का जो परीक्षण आता है बुद्धि को मापने के लिए जो टेस्ट बनाए गए थे, तो पहला टेस्ट किसके द्वारा दिया गया था? अल्फ्रेड बिने के द्वारा 1905 में। इसके बाद बात करते हैं जेफी गिलफोर्ड ने बुद्धि की एक थ्योरी दी थी जिसका नाम है
जिसका नाम है बेटा आपका संरचनात्मक बुद्धि का सिद्धांत। संरचनात्मक बुद्धि का सिद्धांत, जेफी गिलफोर्ड ने संरचनात्मक बुद्धि के सिद्धांत की चर्चा करी। और इस सिद्धांत में मैंने ली 3 चीज होती है, पहला आपका संक्रिया, दूसरा आपका विषय वस्तु और तीसरा आपका उत्पाद। इस प्रकार इन्होंने बुद्धि को 3 विमाओं के आधार पर बांटा था, जो कि जेफी गिलफोर्ड की थ्योरी है। इसके बाद बात करते हैं चार्ल्स स्पीयरमैन। तो चार्ल्स स्पीयरमैन का नाम आपको याद होगा, इन्होंने बुद्धि के द्वितत्व और त्रितत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इन्होंने बुद्धि में 2 तत्व का सिद्धांत, 2 फैक्टर थ्योरी, 2 फैक्टर थ्योरी और 3 फैक्टर थ्योरी की बेटा बात की थी। तो 2 फैक्टर थ्योरी में कौन कौन सी आ जाती है? 2 फैक्टर में आपका एक तो जी फैक्टर और एक एस फैक्टर। जी मतलब जनरल, एस मतलब स्पेसिफिक फैक्टर। फिर बाद में इसी थ्योरी को रिवाइज करके इन्होंने एक नई थ्योरी दी, जिसमें इन्होंने जी फैक्टर मतलब जनरल फैक्टर, एस फैक्टर मतलब स्पेसिफिक फैक्टर और एक फैक्टर ग्रुप फैक्टर का भी जोड़ा था, जो कि फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है कि 3 फैक्टर थ्योरी जो कि चार्ल्स स्पीयरमैन के द्वारा प्रतिपादित की गई थी, उसमें उनका नया जोड़ा गया विमा कौन सी थी, या नया जोड़ा गया तत्व कौन सा था? तो बेटा वो आपका ग्रुप फैक्टर था। काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हार्वर्ड गार्डनर की बात करें तो इनकी किताब बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है फ्रेम्स ऑफ माइंड, फ्रेम्स ऑफ माइंड। और इनकी बुद्धि में इन्होंने काम किया था। तो बुद्धि में इनकी बुद्धि की थ्योरी का सिद्धांत का नाम है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी, मल्टीपल इंटेलिजेंसी, बहुबुद्धि का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया बेटा? बहुबुद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा। मैंने चारों ऑप्शंस को डिटेल्ड से एक्सप्लेन कर दिया गया है। इसके बाद अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। प्रशिक्षण के 3 प्रकार के स्थानांतरण। प्रशिक्षण का मतलब होता है, यहाँ पे अधिगम से लगाओ बेटा कि भाई अधिगम में 3 प्रकार के स्थानांतरण होते हैं। अधिगम में स्थानांतरण होते हैं। ये क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 3 टाइप ऑफ द ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग ना करके यहाँ पे आप लर्निंग कर लो कि अधिगम में 3 प्रकार के स्थानांतरण कौन से होते हैं। तो चलिए समझते हैं अधिगम के स्थानांतरण। अधिगम के स्थानांतरण पहले आप यहाँ समझो, उसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर करना। अधिगम का स्थानांतरण का मतलब होता है कि बेटा जब आपने एक बार कोई चीज सीख ली हो तो उसे आप दूसरी परिस्थिति में लागू कर पा रहे हो, या दूसरी सिचुएशंस में आप उसे लागू करते हो, उसी को कहा जाता है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जैसे आपने क्लासरूम में सीख लिया कि 2 + 2 4 होता है, 2 + 2 4 होता है, और वही चीज एक बच्चा दुकान पे जाके कैलकुलेट कर रहा है कि 2 + 2 4 होता है, या वहां उसका रियल लाइफ में यूज कर रहा है उस सीखे गए ज्ञान को, तो उसी को कहा जाता है अधिगम का स्थानांतरण। जैसे आप साइकिल चलाना सीख जाते हो, तो साइकिल चलाने सीखने से आप मोटरसाइकिल चलाना आपको इजीली सीखना आ जाएगा, तो वहां पे ट्रांसफर हो जाता है ना लर्निंग का, तो इसको कहा जाता है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की बात करें तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग 3 प्रकार का होता है बेटा। पहला प्रकार इसमें रहेगा पॉजिटिव ट्रांसफर। पॉजिटिव ट्रांसफर, पॉजिटिव ट्रांसफर का मतलब होता है सकारात्मक ट्रांसफर। दूसरा ट्रांसफर रहेगा आपका नेगेटिव ट्रांसफर, नेगेटिव ट्रांसफर। तीसरा आपका रहेगा जीरो ट्रांसफर या शून्य जीरो ट्रांसफर। देखो बेटा ये तीनों होते क्या है। पॉजिटिव ट्रांसफर्स का मतलब होता है कि आपने कोई चीज सीख ली और उसका अगर आप दूसरी परिस्थिति में यूज कर पा रहे हो, पहली परिस्थिति में सीखी गई चीज अगर दूसरी परिस्थिति में आपको मदद कर रही है, तो वहां पे आपको पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता है। जैसे मैथ सीखने से आपको फिजिक्स सीखना थोड़ा आसान हो जाएगी, क्योंकि फिजिक्स में भी कैलकुलेशंस होती है, मैथ में भी कैलकुलेशंस होती है, तो मैथ सीखने से फिजिक्स सीखना आसान हो जाता है। तो वहां पे आपका कैसा ट्रांसफर है? पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। साइकिल चलाने सीखने से आप क्या चलाना आसान लगेगा? गाड़ी, मोटरसाइकिल चलाने में थोड़ी सी आपको हेल्प मिलेगी, तो वहां पे भी आपको पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो जाता है। ओवरऑल जब एक सिचुएशन में सीखी गई चीज दूसरी में आपकी हेल्प करे, तो उसे कहोगे आप सकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण। अब नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होता है कि भाई पहली अगर आपने कोई चीज सीख ली, पहली परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान अगर अगली परिस्थिति में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो वहां पे आप उसको बोलोगे नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। एग्जांपल्स के तौर पे जो अमेरिका में स्टीयरिंग रहती है, कारों की जो स्टीयरिंग रहती है वो बाएं साइड होती है, तो वहां के हर व्यक्ति का दिमाग कैसे सेट होगा कि बाएं तरफ मुझे लेना है, बट इंडिया में वो स्टीयरिंग राइट साइड में सेट होती है। तो जो अमेरिका का व्यक्ति अगर भारत आएगा और ड्राइविंग करेगा तो उसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी, क्योंकि वहां पे उसने कुछ अलग सीखा था और यहाँ उसने कुछ अलग सीखा है। तो एक सिचुएशन में सीखा गया ज्ञान अगर दूसरी परिस्थिति में आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाता है बेटा नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तीसरा है आपका जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, या इसको बोलोगे आप शून्य स्थानांतरण। तो शून्य स्थानांतरण का मतलब होता है जब एक सिचुएशंस में सीखा गया ज्ञान दूसरे सिचुएशंस में ना तो हेल्प करे और ना ही उसको रोके, तो इसको कहोगे आप शून्य स्थानांतरण। मतलब एक सिचुएशन में सीखा गया ज्ञान दूसरी परिस्थिति में किसी भी प्रकार से ना तो मदद करता है और ना ही आपको बाधक बनता है, तो उसे कहेंगे जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो 3 प्रकार के मैंने आपको बता दिए। तो क्वेश्चन था प्रशिक्षण के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? सकारात्मक, नकारात्मक, तटस्थ। न्यूट्रल तो मैंने आपको बेटा बताया ही नहीं है।
सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य, ये ऑप्शन ठीक हो सकता है। दो ऑप्शन और देखते हैं। सकारात्मक, शून्य, तटस्थ, न्यूट्रल की बात मैंने नहीं करी। तीन प्रकार का होता है, नकारात्मक, एक, शून्य, ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है। इस प्रकार पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो ट्रांसफर्स की यहाँ पे चर्चा मैंने आपसे कर ली। एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो कि आपके स्थानांतरण से जुड़ी हुई है, उस थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स। थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट, या फिर कहो तो समान तत्वों का सिद्धांत। समान तत्वों के सिद्धांत का मतलब होता है, इस सिद्धांत का जो पहले ही रखो, ये सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक के द्वारा किया गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भाई समान तत्व के सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया, तो थॉर्नडाइक ने किया था। इनका कहना था कि एक परिस्थिति में एक परिस्थिति से दूसरी जो सिचुएशन है, जितने ज्यादा दोनों परिस्थितियों में समान तत्व रहेंगे उतना ही अच्छा ट्रांसफर होता है। तो ये थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था, ये आपको याद रख लेना है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहां पे लिखा है वह परिस्थिति क्या कहलाती है जब एक प्रयत्नशील व्यक्ति अपने लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाता और उसका प्रयास अवरुद्ध हो जाता है। तो बताइए इसका कौन सा आंसर है। एक ऐसी सिचुएशंस को आप क्या कहोगे जहां एक प्रयत्नशील व्यक्ति, मतलब कोई व्यक्ति काम कर रहा है अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, कोई व्यक्ति मेहनत कर रहा है, वो मोटिवेटेड है अपना लक्ष्य प्राप्त, बट उसको अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाती, कोई ना कोई अवरुद्ध आ जाता है, कोई ना कोई बाधा आ जाती है। तो इस परिस्थिति में व्यक्ति को अंतर्गत क्या जनरेट होगा, व्यक्ति में किस प्रकार की भावनाएं आएंगी, वो आपको बताना है। फ्रस्ट्रेशन आएगा, संघर्ष आएगा, मोटिवेशन आएगी या संवेदना। तो बताइए चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा, बताओ बेटा। तो चलो पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं ये चारों है क्या। कुंठा का मतलब क्या होता है, कुंठा मीन्स होगा फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन क्या होता है बेटा, जब आप काम करने के लिए मोटिवेटेड रहते हो, आप काम करने के लिए मोटिवेटेड हो, बट बाहरी परिस्थितियां या आपकी आंतरिक परिस्थितियां आपको बाधा बन के सामने आ रही है, बाधा बन रही है वो कोई सिचुएशंस जिससे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे हो। तो ऐसी सिचुएशंस में आपके अंतर्गत एक प्रकार की एक आक्रामकता का जन्म होता है, उसी को कहा जाएगा कुंठा। मतलब आप लक्ष्य प्राप्त करने के लिए तो मोटिवेटेड हो, बट कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो आपको उस लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधा बन रहे हैं, तो उसी को आपको उस सिचुएशंस में आपके अंदर क्या जनरेट होती है बेटा, कुंठा। जैसे मान के चलो आप किसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो और आपके किसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो और आप काफी ज्यादा बीमार हो गए, ऐसा होना, बट आपका बीमार हो जाने से आप लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधक बन गई ना आपकी बीमारी, बट आप मोटिवेटेड तो काफी थे चीजों को सीखने के लिए, बट वो बीमारी आपको बाधा के रूप में आ गई जिससे आप आपके लक्ष्य प्राप्ति में प्रॉब्लम आ रही है। तो आपके अंतर्गत एक फीलिंग्स जनरेट होगी, उसको बोलोगे आप फ्रस्ट्रेशन या कुंठा। तो ये आप हो जाती है जब आप लक्ष्य प्राप्ति के लिए मोटिवेटेड हो, बट कोई चीज आ जाती है, कोई ऐसी वस्तु, टॉपिक या कुछ भी हो सकता है जो लक्ष्य प्राप्ति में बाधा बन के सामने आ जाए, तो इस परिस्थिति में आपके अंदर एक फीलिंग्स जनरेट होगी, उसको कहा जाएगा फ्रस्ट्रेशन या कुंठा। संघर्ष मतलब क्या होता है बेटा, संघर्ष का मतलब होता है जब आपको दो विकल्पों में से किसी एक का चयन करना हो, आपके सामने दो ऑप्शंस आ गए और आपको किसी एक विकल्प का चयन करना होता है, तो उस सिचुएशन को कहा जाता है द्वंद्व की स्थिति होना। आपने सुना होगा एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई वाला ऑप्शन भी आप हो सकता है। इस संघर्ष के कई प्रकार होते हैं, वो आपको डिस्कस नहीं करूंगा, बट ओवरऑल संघर्ष का मतलब बता देता हूं। संघर्ष का मतलब जब आपको दो परिस्थिति में से किसी एक का चयन करना होता है। जैसे एग्जांपल्स के तौर पर आपसे मैं कह दूं कि आपकी एक साथ में दो जॉब में सिलेक्शन हो गया, एक आपकी है 4200 ग्रेड पे वाली जॉब और दूसरी आपकी 2800 ग्रेड पे वाली जॉब आपके सामने है। 4200 ग्रेड पे वाली जॉब है ये घर से है 1000 किलोमीटर दूर, और 2800 ग्रेड पे वाली जॉब है आपके घर से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर। तो इस सिचुएशंस में क्या रहेगा, मान के चलो ये 1800 ग्रेड पे कर लेते हैं इसको, यहाँ ये 10 किलोमीटर दूर है, तो अब आप किसको ज्वाइन करोगे। आपके सामने डिलेमा आ गया, हाँ भाई इसमें 4200 ग्रेड पे ज्यादा वेतन है और यहाँ 1800 ग्रेड पे बहुत कम वेतन मिलेगा, लेकिन ये घर के पास है और ये घर से काफी दूर है। तो यहां आपको दो विकल्पों में से किसी एक का चयन करना है, और इसी चीज को कहा जाता है द्वंद्व की स्थिति में आ जाना। ये दोनों एक सकारात्मक चीज है, ये भी पॉजिटिव पॉइंट है, ये भी पॉजिटिव पॉइंट है, तो ये एक प्रकार का सकारात्मक द्वंद्व है। नकारात्मक द्वंद्व भी आपके सामने आ जाते हैं। तो सिर्फ द्वंद्व का मतलब होता है दो विकल्पों में से, दो वैकल्पिक ऑप्शंस में से अगर आपको चयन करने का मौका मिले, चयन करने में समस्या आए, तो वहां आपके सामने संघर्ष आता है। मोटिवेशंस की, तो मोटिवेशंस तो एक स्थिति है, थोड़ा सा बता देता हूं। जो मोटिवेशन है बेटा, अभिप्रेरणा एक लैटिन भाषा का शब्द था। लैटिन भाषा के शब्द मूवियर से मिलकर बना है। मूवियर का मतलब होता है व्यवहार को गति प्रदान करना, व्यवहार को गति प्रदान करना, इतना आपको याद रखना है। गति प्रदान करना मोटिवेशन का मतलब होता है। संवेदना छोड़िए, सेंसेशन आपको फीलिंग्स होती है, वही चीज आपकी संवेदना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन से, नोम चोम्स्की के अनुसार मस्तिष्क में भाषा के लिए एक उपकरण है जिसे एलईडी कहते हैं। एलईडी का फुल फॉर्म पूछा गया है। मैं आपको थोड़ा इस नोम चोम्स्की के बारे में बता देता हूं। नोम चोम्स्की
देखो बेटा, जो नोम चोम्स्की थी एक भाषाविद थे, इन्होंने बच्चों में भाषा विकास के बारे में डिस्कशन किया था। जैसे मैं आपको बता देता हूं, इन्होंने कहा था कि बच्चे के अंतर्गत एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको लेड कहा जाता है, इसको थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। यहां समझो, इन्होंने कहा था कि बच्चे में भाषा सीखने की इनेट एबिलिटी होती है, कि बच्चे में भाषा को सीखने की एक जन्मजात क्षमता होती है, बच्चा जन्म से ही भाषा सीखने के लिए क्यूरियस उत्सुक होता है। इन्होंने इनेट की बात करी, इन्होंने जनरेटिव ग्रामर थ्योरी की बात की थी, इन्होंने जनरेटिव ग्रामर थ्योरी की बात की थी कि भाई प्रत्येक बच्चे के पास में भाषा का एक स्ट्रक्चर जन्म से आता है। जनरेटिव ग्रामर थ्योरी का मतलब होता है हर बच्चे के पास एक भाषा का कॉन्सेप्ट आता है, भाषा का व्याकरण जन्म के साथ आता है, इसको कहेंगे जनरेटिव ग्रामर थ्योरी। इन्होंने बताया था कि बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, और लेड का कॉन्सेप्ट दिया। लेड का मतलब क्या होता है? लेड का मतलब होता है लैंग्वेज एक्विजिशन, एक्विजिशन मतलब ग्रहण करना, और डिवाइस, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। इन्होंने कहा था कि प्रत्येक बच्चे के मस्तिष्क में ये एक इमेजनरी डिवाइस कहोगे, कोई फिजिकल डिवाइस ऐसा अवेलेबल नहीं होता। बच्चे के ब्रेन में एलईडी होता है, जिसका मतलब होगा लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण उपकरण। इसके माध्यम से बच्चा किसी भी भाषा को इजीली सीख लेता है। इस डिवाइस का पीक पॉइंट होता है 5 साल तक ये डिवाइस बच्चे में काफी हाईली एक्टिव रहता है। 5 साल तक बच्चा कोई सी भी भाषा सीख सकता है। तो जो एलईडी रहता है वो 5 साल तक बच्चे में रहेगा। एक डिवाइस है जो इमेजिनरी डिवाइस है, जो मस्तिष्क के ब्रेन में होता है, जो भाषा को सीखने में मदद करेगा। तो पहला ऑप्शन है लैंग्वेज एप्लीकेशन, ये तो गलत हो गया। लैंग्वेज आर्टिफिशियल, ये गलत हो गया। लैंग्वेज एड, ये गलत हो गया। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस या भाषा अधिग्रहण उपकरण, इस प्रकार इन्होंने भाषा पे काम किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 और बचे हुए हैं। हु इज द ऑथर ऑफ रिपब्लिक? एक किताब है जिसका नाम है रिपब्लिक, बहुत इंपॉर्टेंट किताब आ जाती है बेटा। रिपब्लिक बुक के जनक कौन है? तो रिपब्लिक, जो मैं कुछ इंपॉर्टेंट किताबों की डिस्कशन कर लेता हूं। रूसो की एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है इमाइल। बहुत, इनकी लड़की का नाम था, 1762 में लिखी गई थी। उन्हीं के आधार पर इन्होंने एक किताब का निर्माण किया, एक किताब लिखी जिसका नाम है इमाइल, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जेक जेसस रूसो इनका नाम था। प्लूटो की बात करें, प्लूटो की किताब है रिपब्लिक। तो ये दोनों काफी ज्यादा महत्वपूर्ण किताब है, और ये दोनों एक प्रकार दोनों दार्शनिक थे, इन्होंने और मनोविज्ञान पर भी काम किया था। ये दोनों आपको याद रखना है। रिपब्लिक किताब के लेखक कौन है, राइटर कौन है? तो वो है आपके प्लूटो या रूसो ने कौन सी किताब के बारे में डिस्कशन किया? तो इमाइल, जिसका 1762 में इन्होंने लिखा था। अगला क्वेश्चन है, मैथमेटिक इज द वे ऑफ सेटल माइंड। गणित की पेडागोजी की एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण परिभाषा आपके सामने में ला रहा हूं गणित की। मैथमेटिक इज द वे ऑफ सेटल इन माइंड चिल्ड्रन अ हैबिट रीजनिंग। ये कथन किसका है? ओवरऑल इस क्वेश्चन का मतलब है कि गणित बच्चे के मन में तर्क करने की आदत का विकास करता है। स्टेटमेंट ये है कि बच्चे के मन में गणित तर्क करने की आदत का विकास करता है। तर्क करने की मतलब लॉजिक लगाने। तो ये स्टेटमेंट किसका है बेटा? ये स्टेटमेंट है जॉन लॉक का। लॉक साहब ने कहा, जॉन लॉक ने कहा कि बच्चे के मन में गणित तर्क करने की आदत का विकास करता। बेटा ये सारी परिभाषाएं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट डाउन कीजिएगा। ये परिभाषा होती है बच्चे के मन में तर्क करने की आदत का विकास करता है। गैलीलियो की डेफिनेशन से कि ईश्वर ने, इनकी बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा, ईश्वर ने गणितीय भाषा में ब्रह्मांड को लिख दिया। इस प्रकार की डेफिनेशन गैलीलियो की थी। बर्टन रिसल्ट्स को कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की आपकी। तो ये 2 डेफिनेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और गणित पेडागोजी का ये क्वेश्चन से आज की क्लास को मैं समाप्त करता हूँ। ये क्लास आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।